बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, खबर ये है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक इजाफे की इजाज़त दे दी है। ये इजाफा जो है ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसमें तरमीम करते हुए एक खसूसी इजाज़त दी जा रही है ताकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत यानी कि जो महंगाई होती है, जो कीमतें वैसे बढ़ती हैं, उस महंगाई के तनासिब से हमारी जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अपनी मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर सकती है। इस सिलसिले में बाकायदा केसेस जो हैं पुट किए जाएंगे और जब केसेस पुट होंगे और कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी तो हुकूमत उसकी ड्रैप उसकी बाकायदा मंजूरी देगा। लेकिन इशू ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इसका एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के मुताबिक ही अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो सकता है, तो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री जो है बाकायदा इजाज़त लिए बगैर ही कीमतों में इजाफा कर रही है। 2 बरस में 7वीं मरतबा इजाफा जो है कीमतों में किया गया है, जो बहुत बड़ा इजाफा। और इस वक्त अमूमी तौर पर बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ख़ासतौर पे अगर आप कैंसर के पेशेंट्स को ही देख लें तो उनके जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, उनकी जो मेडिसिन है, उनकी कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफा हुआ है कि जो दवा आपको 5,000 रुपये में मिल जाती थी उसकी कीमत 12 से 15,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। जो रूटीन की अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा भी होशरुबा किस्म का है। ऑगमेंटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ऑगमेंटन की कीमतों में इजाफा हुआ है। शुगर के पेशेंट्स इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन जो है वो इस तमाम अरसे में महंगी हुई है और एक मरतबा फिर महंगी होने जा रही है। विटामिन और कैल्शियम की गोलियां कोरोना की वजह से ये भी महंगी हुई हैं। पैनाडोल सिरप जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जो आमतौर पर घरों में रखा जाता है। इन तमाम की कीमतों में जैसे इंसुलिन 921 रुपये से 1062 रुपये पर अभी हाल ही में पहुंची है। पैनाडोल सिरप को 50 रुपये से 84 रुपये पर किया गया है। विटामिन और कैल्शियम की गोलियां जो है उनमें तकरीबन 30 से 40 रुपये का इजाफा किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात की न्यूब्रोल जो है उसके हवाले से उसकी आप फुटेज भी देख रहे हैं। उसकी डिबिया की कीमत जो पहले 79 रुपीज़ थी वो अब 426 रुपीज़ 426 रुपये पर पहुंच चुकी है। ये अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा क्यों होता चला जा रहा है, इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? एक मरतबा फिर जो इजाफे की इजाज़त दी गई है तो ये इजाफा जो है किस तरह होगा, कितना होगा, इस पर बात करने के लिए बहुत ही मशहूर नूर मोहम्मद महर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेसिडेंट है ड्रग लायर्स फोरम के और इसके साथ साथ यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बानी सदर भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। नूर मोहम्मद महर साहब, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कीमतों में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए उसको रोकने के लिए कोई इदारा हमें नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कोई रसाई नहीं हो रही। ये जो इजाफे की खबरें हैं जो हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और अमली तौर पे अद्वियात की कीमतों का जो मैकेनिज़्म होना चाहिए था और ये होना चाहिए था कि फ़लाँ दवा की ये कीमत है। आप जो जिन दवाइयों की अभी बात कर रहे हैं, होता तो ये ना कि वेबसाइट पे होता या ड्रग इंस्पेक्टर के पास डाटा होता कि भी पहले ये कीमत थी, जब दवाई रजिस्टर्ड हुई थी ये कीमत थी। भाई यहाँ तो मतलब कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब जब भी हम प्राइस की कीमतों का जो है ना तस्करा करते हैं या शोर करते हैं या हकीकत बयान करते हैं, तो बात ये है कि हमारी ड्रैब जो है वो हर दफ़ा सिर्फ कंपनी को लेटर लिख देती है कि भी कीमतें दें हमें। अभी 16 जुलाई को उन्होंने लिखा। अच्छा, इससे सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान ने पहले 72 घंटे का किया था, उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी उसने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ड्रैब के पास कीमतें मौजूद नहीं है। जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 26 मार्च 2019 को भी लिखा गया, फिर 3 जनवरी 2017 को इससे पहले भी लिखा गया और ख़ुद 800 से ज़ायद एलोपैथिक कंपनी है जिनसे कहा गया कि मेडिसिन की कीमतें दें। तो ये ड्रैब कीमतें कंपनियों से मांग रही है कि कंपनी उनको दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। चोरों को कहा है कि बताएं कितनी चोरी की है। मतलब बजाय कि खुद जो ड्रग अथॉरिटी है वो कस्टोडियन है कि किस दवा की क्या कीमत है, रजिस्ट्रेशन हुई उस वक्त प्राइस कंट्रोल होता है ना। एलोपैथिक की तमाम दवाइयों का प्राइस कंट्रोल है एज पर ड्रग एक्ट 1976, ड्रग एक्ट 2012। तो लेकिन अब जो बंदे कस्टोडियन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कंपनियां दें। अब क्या है, इस लेटर जारी होने से आए रोज कीमतें कंपनी से मांगने से अब कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर है वो केस नहीं बना सकता कि किस दवा की क्या कीमत है, कौन सी दवाई रजिस्टर्ड है, कौन सी जाली है।
मतलब ये जाली असली उस वक्त होगी ना। जाली असली तो बाद की बात है, अभी तो हम सिर्फ बात करें असली के हवाले से। नहीं। जो अद्वियात असली हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो हो रहा है वो किस तरह रोका जा सकता है, किस तरह उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और इस चीज़ का फैसला कैसे होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत कितनी महंगाई हुई है और कितनी कीमतों में इजाफा हो गया। वैसे ये कैसे हो सकता है कि ड्राइव के पास नूर मोहम्मद मेहर साहब कोई डाटा ही मौजूद ना हो, पता ही ना हो कि कीमतें क्या है? ये पॉसिबल है? असल में चाहे कोई भी हुकूमत हो ना, माजरत के साथ जी, में जो कंपनी माफिया है ना, वो इतनी ताकतवर है कि मादद के साथ वो अपने सीईओ बनवाती है, हमें जाके प्रूव करना पड़ता है भाई इसकी कंपनी है फलानी, हमें जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, डॉक्टर असलम अगवानी। इसी तरह बाकी भी जो है वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा लोग जब लगा दिए जाएंगे, कंपनी माफिया उनको लेकर आती है, वो इस्तेमाल होते हैं। मुझे नूर साहब बड़ी सिंपल सी बात है, ड्रैप अगर कीमतों का रिकॉर्ड रखना चाहती है, चेक करना चाहती है, बड़ा उसके पास नहीं है तो बजाय कीमतें आप कंपनियों से मांगे। कितना आसान सा काम है। आप बड़े बड़े यहाँ पर चेन्स मौजूद हैं, आप किसी भी चेन पे चले जाएं, वहाँ पर जितनी अद्वियात आती हैं उनके ऊपर कीमतें लिखी हुई, आप कीमतें चेक कर लें, पता चल जाएगा आपको किस चीज़ की कितनी कीमत है और ये आपके रिकॉर्ड के मुताबिक है या नहीं है। देखें वो तो उस वक्त है ना जब उनके पास कोई मैकेनिज्म हो। ड्रग इंस्पेक्टर अगर जाएगा मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी चेन पे, तो उसके पास कोई ना कोई एक रूल मतलब हो ना कि ये शुरू की प्राइस ये है, बाद में ये इजाफा हुआ। वो ना होने की वजह से ड्रग इंस्पेक्टर भी मजबूर है। ठीक है, वो क्या जाता है कि वो मेरे ख्याल में या तो वो पैसे लेते जाता होगा। देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम ही नहीं है कि सीओ ड्राइव लगाएं, प्राइम मिनिस्टर के टाइम ही नहीं है, अगर प्राइस नहीं है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं कि भाई प्राइस रिकॉर्ड अगर गायब हुआ, खुर्द-बुर्द हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसका फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है। लुट कौन रहे हैं? मरीज लुट रहे हैं। अब मरीज का जो लुटने से बचाने वाला होना चाहिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी बंदा, अब सरकारी बंदा जो कंपनी के साथ मिला हुआ है। अब जब वो मिला हुआ उनकी मिली भगत से अब ड्रैप जो है या सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं ये काम कर रहे हैं मतलब कि मुफाद कंपनियों के। आप देखें ना, मैंने जो है 30 जून 2011 को जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा कि भाई ये जो 18वीं तरमीम के जो है ना आप हेल्थ जो है दे रहे हैं, तो सूबों ने कोई तैयारी नहीं की। ये 30 जून 2011 को मैंने लेटर लिखा। फिर मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उस टाइम में भी शोर किया कि भाई सूबों के पास कोई नहीं है। अब क्या हुआ, ये 30 जून के बाद दिसंबर में पीआईसी केस हुआ, 292 हलाकतें हुई, तो 6 फरवरी को तसद्दुक़ हुसैन जुलानी ने सोमोटो लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जी 10 दिन के अंदर अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी करें। देखिए उस ऑर्डिनेंस के बाद 12 नवंबर 2012 को जाके ड्रैप एक्ट आया, तो वो वफाक के पास वापस चला गया। सूबे इतने नाअहल निकले, मैंने माजरत के साथ शहबाज शरीफ को दर्जनों लेटर लिखे। हल क्या है? अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि फौरी तौर पे 80% जो ड्राइव की इंतजामिया वो फारिग करनी चाहिए और वहाँ पे ईमानदार लोग लगाए जाएं। सीओ ड्राइव फौरी तौर पे लगाया जाए। 30 जून के बाद कोई सीओ नहीं है, मतलब कि सीओ कोई भी नहीं है इस वक्त। इस वक्त जिसने रेगुलेट करना है, उसका कोई सरबराह ही नहीं है, सरबराह ही नहीं है। सही। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो 1 साल्ट 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस होनी चाहिए, और जब 1 साल्ट 1 होगा तो सबके प्राइस एक ही होंगे और उसको चेक करना भी आसान होगा। वो ड्रैप के वेबसाइट पे आ जाए कि फलां साल्ट की जो एम्लोडोपिन। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये हम जब बार बार बात करते हैं, एक मरतबा फिर 7 से 10% इजाफे की इजाज़त मिली है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत कि आप कर लें, तो मजमूई तौर पे इस वक्त मेडिसिन की कीमतें, चूँकि आप मार्केट से बिलोंग करते हैं, कितनी बढ़ी हैं इस पूरे 2 बरस में? कहते हैं कि 7 दफ़ा इजाफा हो गया है, हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल हुआ है। 24 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर 31 दिसंबर को 10,000 दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ। 85 पेजेस का एक पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ कि ये इजाफा 31 दिसंबर 2018 को। फिर 10 जनवरी 2019 को फिर इजाफा हुआ 15%। ठीक है, फिर 4 मई 2019 को फिर इजाफा हुआ। ये जो आप बता रहे हैं 31 दिसंबर 2018 की बात कर रहे हैं और उसके बाद आप 10 जनवरी 2019 की बात करें, ये तो 10 दिन का फर्क बनता है, सिर्फ 10 दिन के अंदर 3 दफा इजाफा, और फिर मई के अंदर फिर जाके अंदर 3-4 महीनों के बाद एक मरतबा फिर एक इजाफा कर दिया गया। और कोरोना आने पर फिर जो है बहुत सारी मेडिसिन जो है वो महंगी हुई, और कोरोना के बाद 20,000 वाली दवाई थी ना, वो भी 4-4 लाख रुपए की बिकी है, ब्लैक में बिकी है। कोई एक जो होता है ना ग्रिप होनी चाहिए रेगुलेटर की, हमारे इंस्पेक्टरों की, हमारे ड्राइव की, कोई ग्रिप नहीं है। अब सारा कुछ जो है कंपनियों के हाथ में है, वो जब चाहती हैं बढ़ा देती हैं, जब चाहें कुछ करना चाहें। क्यों भाई, जब डाटा ही नहीं होगा, उसको मॉनिटर करने वाला ही कोई नहीं होगा, तो फिर आप यही है ना, 4,000 का सन इंपोर्ट होता है 20 यूरो का, 4,000 का बिकता है 2 लाख रुपए का।
अब क्या उसके भी प्राइस डिकंट्रोल कर दिए, जितने जो मेडिकल डिवाइस थे 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं मेडिकल डिवाइस की, वो सारी डिकंट्रोल कर दी। भाई जिस मुल्क में एक बीपी अपरेटस, एक थर्मामीटर चेक करने की कोई लैब ना हो, कोई बायोलॉजिकल लैब ना हो, हर्बल मेडिसिन टेस्ट करने की कोई लैब ना हो, तो फिर हमारा हेल्थ में तो अल्लाह ही हाफिज है ना। अब हम एज अ वॉच डॉग हम तवज्जो ही दिला सकते हैं, हम जुलूस निकाल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं धूप में। मुजाहरा कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल मुजाहरा कर रहे हैं। देखें एक गरीब आदमी ना, जिसको स्टंट पड़ते हैं या कुछ चीज़ खरीदनी होती है ना, दवाई जो होती है 5,000 की या 10,000 की, जब 4 लाख की खरीदनी पड़ती है ना, तो मैंने PIC के सामने अच्छा मुझे ये बताइए, लोगों को इससे बेचते हुए देखा है, मजबूरियों में इंसान भाई, तो खुदा खौफी होनी चाहिए ना। जब प्राइम मिनिस्टर के पास नूर साहब एक और बड़ी बात की जाती है कि जब हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं आपस में अद्वियात की कीमतों का, और ख़ासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज की कीमतें जब हम देखते हैं, तो इंडिया में दवा सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। जी बिल्कुल, मसला क्या है कि हमारी जो करप्ट ड्रग की अथॉरिटी हमेशा जो काफ़ी सालों से है, तो जब से रैब बनी है तो उन्होंने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कंपनियां डेवलप नहीं होने दी, और जो हमारी नेशनल कंपनियां हैं उनको क्रश करने की कोशिश की है। जो सस्ती दवाइयाँ देना चाहते थे मल्टीनेशनल्स के इशारों पे, उनके ईमा पे उनको जलील किया। एक एक ड्रग इंस्पेक्टर बिला वजह जाके हमारी नेशनल इंडस्ट्री को जलील करता है। वो बेचारे कई तो यहाँ से भाग गए, बांग्लादेश भाग गए, कई दूसरे ममालिक में भाग गए, तुर्की में भाग गए, चाइना में भाग गए। देखें असल चीज़ खलूस होता है, जब खलूस मुक जाए ना तो ऐसा होता है। अब देखें लॉ की वायलेशन भी कर रहे हैं। देखें लास्ट टाइम आपने अजीब बात है, एक तरफ आप उन्हें माफिया भी कहते हैं, एक तरफ आप उन्हें कहते हैं कि वो कीमतों में इजाफा इस तरह करते हैं कि कोई पकड़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ आप उनको मजलूम भी कहते हैं, आप उनको ये भी कहते हैं कि उनको भी क्लियर करता हूं। देखें जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या टॉप नेशनल में भी टॉप बड़ी कंपनियां जो कि मार्केटिंग अपना 50% जो पैसा जो है वो डॉक्टरों पे लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस में। जो नेशनल कंपनी है ना, छोटी कंपनियां जो तकरीबन 200 के करीब हैं, वो तो अपना जो है वो सस्ती दवाई बेचती हैं। वो आप मिसाल देता हूँ, एक साल्ट है अमलोडोपिन, तो उसकी जो जाफा कंपनी का है वो 49 रुपए का पैक है, और जो नार्वेसिक जो फाइजर कंपनी का है वो 460 रुपए का पैक है। सेम दवाई है। अब क्या है, 60 की। अब क्या है, आपकी गवर्नमेंट जो है एक जो गोली है वो 2 रुपए की खरीदती है और मार्केट में वो 50 रुपए की है। सेम दवाई गवर्नमेंट अपने लिए सस्ता खरीदती है। जब टेंडर बिजनेस होता है तो ठीक है, उसमें थोड़ा मार्केटिंग एक्सपेंस चलो नहीं होता, मान लिया, लेकिन इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा अब क्या है, ये खबर भी दुरुस्त है। कीमतें अब क्या है, मादक के साथ मीडिया को बताने वाले कौन होते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा अदालतों को बताने वाले, नैब को बताने वाले कौन होते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर, जो खुद कंपनी से मिले होते हैं। भाई यहाँ पे खुदा तरस लोग लेकर आए। नूर मेहर साहब, इसका मतलब क्या हुआ? हर बंदा ही करप्ट है यहाँ पे, हर बंदा ही बुरा है? नहीं, देखें करप्ट नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना उनको या तो जलील करके आप उन पे केस बनाएंगे, ठीक है, उनको मुकाम इबरत बनाएंगे कि वो कभी लड़ ना सकें। अब मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैं तो आपको कहता कई सालों से कोशिश करता हूँ कि मरीज बेचारा बच्चे कुछ करे, लेकिन मेरे पे हज़ारों मतलब सैकड़ों जो है ना केसेस बनाए गए, मैं जमानतें कराई, मेरे घर जो मतलब हो सकता था, मैं ये नहीं कहता मैंने कुर्बानी देकर कमाल किया है। अच्छा अब ये बताएं, कुर्बानी देनी चाहिए। फिर महंगी होने लगी हैं बदवियात। देखिए महंगी होने लगी हैं, अभी तो मुकम्मल कंट्रोल जो है ना, पहले थोड़ा बहुत कंट्रोल जो रैप का वो तो वैसे खत्म हो गया ना। अच्छा। पहले जो कुछ एक झिझक होती थी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब या दूसरे लोग छापे मारते थे, एक्टिव होते थे, अब तो कोई एक्टिव ही नहीं होता। अब तो कोई जाके पूछता ही नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरों से नहीं पूछता, मेडिकल स्टोरों से नहीं पूछता, फार्मा कंपनी में विजिट नहीं करता। ठीक है साहब, मौज है, मस्ती है, बस लुटता है, मरता है, मर जाए। देखें एहसास जब खत्म हो जाए, और कंपनी माफिया इतनी ताकतवर है कि उन्होंने कहा जी हमारे से आप प्राइस हम नहीं देंगे, आप जो करना है कर लें। वो पिछले 3-4 दफा मांगा है, उन्होंने नहीं दिया, कार्रवाई करें, अगर नहीं देते कार्रवाई करें, नहीं कर रहे, आपके सामने है। जब एक चीज प्राइस हो गई नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे कंपनियां या ड्रग इंस्पेक्टर? इस वक्त मुकम्मल तौर पे अद्वियात के हवाले से मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून बन चुका है, और यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। आप आवाज बुलंद कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस वक्त नाज़रीन जो सूरत बनी हुई बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है। सूरत इस किस्म की है कि हमारी ड्रैप, वो हमारा वो इदारा जिसने अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करना है, वो बार बार फार्मा कंपनीज को खतूत लिखते हैं कि आप अपनी कीमतों का हमें बताएं कि आपकी अद्वियात की कीमतें क्या हैं। हालांकि जब वो उनको रजिस्टर्ड कर रहे थे उस वक्त से लेकर अब तक उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड जल भी गया है तो इसके बावजूद इसको मेंटेन किया जा सकता है, इसको इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड किया जाता है। एक मरतबा फिर खत लिखा गया और कहा गया
कि हमें कीमतें बताएं। यही ख़त जो था 26 मार्च 2019 को भी लिखा गया, 3 जनवरी 2017 को साबिक हुकूमत में भी लिखा गया, लेकिन एक मरतबा भी कीमतें नहीं दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर इजाज़त दी जा रही है, तो इजाज़त मिलने के बाद कीमतों में इजाफा कितना हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और किसी चीज़ के बारे में इमरान खान साहब को पता हो ना हो, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर और बतौर बाकी तमाम चीज़ों को, जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए वो शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल को भी हेड करते हैं। उनको अंदाज़ा होगा कि कैंसर की अद्वियात कितने की आती हैं, और कैंसर के पेशेंट्स की तरफ से मुझे कंफर्म किया गया है कि उनकी कीमतों में, उनकी अद्वियात की और उनके टेस्टों की कीमतों में भी 100 से 200% तक इजाफा हो चुका है। एक मरतबा फिर जंगल का कानून है, अद्वियात महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इस वक्त इस हवाले से इतना ही। एक ब्रेक के बाद एक और इशू, उस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले से, और अहम इशू ये है कि पंजाब भर के मैरिज हाल्स, शादी घर जो हैं, शादी हाल जो हैं, उनको अभी तक खोलने के हवाले से कोई वाज़िया ऐलान नहीं किया गया। और जो ऐलान किया गया है, जो यकीन दहानी की गई है, वो ये है कि सितंबर के पहले हफ्ते में शादी हाल खुल सकते हैं। और सितंबर का पहला हफ्ता जब हम चेक करते हैं तो वो दिन वो होंगे जब मुहर्रम होगा और मुहर्रमुल हराम में शादी हाल खोल दिए जाएंगे। और अगर हम अपनी आवाम की तरफ देखें, अपने लोगों की तरफ देखें, तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मुहर्रम और सफ़र में शादी करने का रवाज नहीं है। ये हमें नहीं मिलता कि इस किस्म की तकरीबात हों, बहुत कम तकरीबात होती हैं। एक तरफ नवासा रसूल की शहादत का गम होता है, और इसके बाद जब सफ़र शुरू होता है तो एक अमूमी तासुर ये है कि सफ़र बड़ा भारी महीना होता है, लोग अमूमी तौर पर उसमें अवॉइड करते हैं, अगरचे उलमा कराम इससे इत्तफाक नहीं करते। बल्कि सवाल तो ये भी उठाया जाता है कि किसने मना किया है कि मुहर्रम में शादी करो। लेकिन दूसरी तरफ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं कि इतना बड़ा गम हो, इतना बड़ा सान्या हो, और उस सान्ये में हम शादी की तकरीब रख लें, खुशी करें, ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये मोहब्बत का मामला है, मेरा ख्याल है शरीयत इतना इसको मना नहीं करती। आज बड़ा एक इजलास हुआ, पंजाब भर से शादी हाल मालकान जो हैं वो लाहौर के मैरिज हाल में, ताजमहल शादी हाल में मियाँ लियाज साहब की दावत पर इकट्ठे हुए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर तकरीरें भी हुई, आपस में आगे बढ़ने का ऐलान भी किया गया, और वहाँ पर उन लोगों की मुश्किलात का जिक्र भी किया गया जो हमारा निचला तबका है, हमारे वेटर्स हैं, हमारे कुक हैं, हमारे डिश वॉशर्स हैं, हमारे सफाई करने वाले हैं। वो हज़ारों नहीं, सैकड़ों और हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोग जो इन शादी हालों से बिल वास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक हैं। इस वक्त सूरत हाल है कि खालिद इदरीस भट्टी साहब जो कि प्रेसिडेंट है आल पंजाब मैरिज हाल एसोसिएशन के, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोस में मौजूद हैं। खालिद इदरीस भट्टी साहब, अभी क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मैरिज हाल अमली तौर पर अगर मैं मुहर्रम और सफ़र को बीच में शामिल करता हूँ तो हमें लगता है कि 3 माह बंद रहेंगे अभी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। हमने जो अपना प्रोटेस्ट किया था उसमें मियां असलम इकबाल साहब से हमारी जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया था कि 1 सितंबर को हम शादी हाल खोल देंगे। सही। तो उसमें तो जो आपने बात तफसील से बता दी कि मुहर्रम और सफ़र स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये 1 अगस्त को ईद है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसका मतलब है 10 ज़िलहज्जा आ गया वो, उससे पूरा 1 महीने के बाद अगर आप जाते हैं तो ये हमने मियां साहब से यही रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस भी किया था कि अगर कोरोना कंट्रोल हो गया और नीचे आ गया तो मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि हम इसको जल्दी भी खोल देंगे। अब हम आपकी वसासत से, टीवी चैनल्स की वसासत से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सर सिर्फ 15 दिन है ईद के बाद, फिर उसके बाद यकम मुहर्रम शुरू हो जाता है। 15 दिनों में कुछ लोग जो शादियों से रुके हुए हैं, परेशान हैं, दूसरे मुल्कों से बच्चे आए हुए हैं, वो शादी करना चाहते हैं और उनकी वजह शादी नहीं हो रही। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है वो हमें 15 दिन की इजाज़त दे दे, तो ताकि हमने जो 5 साढ़े 4 महीने आगे सब्र किया है, और ये 15 दिन में हमारे लोगों को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी, हमारे मुलाजमीन को थोड़ा सा लीव मिल जाएगा। 1.5 से 2 महीने फिर बीच में 2 महीने आगे आपका सीजन आ रहा है। वैसे देखिए वो रबीउल अव्वल में जाकर स्टार्ट होगा। ये 15 दिन लगाने से हमें पिछला कुछ
बच्चों का लोग रोटी रोजी कमा लेंगे और कुछ अगले 2 महीने में सर्वाइव करने में हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आज या 2-4 दिनों में अनाउंस कर दें, ताकि ईद के बाद जो लोग शादी करना चाहते हैं, 15 दिन मुहर्रम से पहले होते हैं, 17-18 दिन 2 वीकेंड आते हैं और 2 वीकेंड में शादी होती है हमारे यहाँ, तो उससे इंशाल्लाह ताला कोरोना भी नहीं फैलेगा, हमारे लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और इस मुल्क में भी खुशहाली की लहर आएगी। आप समझते हैं कि जब शादी ब्याह होता है तो ये पूरा मुल्क की जो इकॉनमी चलती है, पहिया चलता है, बिल्कुल पहिया चलता है, और पहिया चलने से मुल्क में खुशहाली आएगी। और उसके बाद मुहर्रम सफर फिर है, हमने तो 2 महीने ऑटोमेटिक हमारा काम बंद हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो में है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दे। और 15 दिन अगर हमारे लोगों के लग जाएं तो यकीन करें कि लोग उनको दुआएं देंगे और मुल्क की मीशत इकानमी मजबूत होगी। और इसलिए मेरे उससे दरख्वास्त है कि हमें आज या 2-4 दिनों में हमें इजाज़त दें और ख़ुद अनाउंस करें कि हम आपको 15 दिन काम करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आप सबको पता है कि मुहर्रम सफ़र में शादी नहीं होती। इसलिए 2 महीने अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी, हमारा 2 महीने काम फिर बंद हो जाएगा और रबीउल अव्वल में फिर स्टार्ट हो जाएगा। कोई 1-2 शादियाँ हो जाना मुहर्रम में या सफ़र में हो जाना वो अहमियत नहीं रखती, लेकिन ओवरऑल शादियाँ बहुत कम होती हैं। ये 15 दिन अहम है, अगर हमें इसमें काम करने की इजाज़त दे दी जाए तो हमारे जो मजदूर हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनके बिजली के यकीन करें मीटर हो चुके हैं, हमारे मालिकान की पोजीशन है कि वो अपनी गाड़ियां तक बेच चुके हैं, जी मैं बहुत दफ़ा बात कह चुका हूँ। और गवर्नमेंट को भी इस बात का आइडिया है कि इतनी देर कोई बंदा भी अपने मुलाजमिन को लेकर नहीं चल सकता। और हमने जितना तामुन इस हमारी मैरिज हॉल इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के साथ किया है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसने इतना तामुन किया हो। यानी कि एक रात 13 मार्च को उन्होंने हमें लॉकडाउन किया और सुबह हमने अपनी आई हुई बारातें, खाना तक गरीबों में तकसीम किया और गवर्नमेंट की अहमियत दी ताकि इस मुसीबत से हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम बने। हमने गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट किया। अब मैं फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमें ये 15 दिन की इजाजत दें। जितना हम लोगों ने आपके साथ कदम बढ़ाया, आप भी एक कदम हमारे साथ बढ़ाएं। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार हम कह रहे हैं कि हमें ये 15 दिन काम करने की इजाजत दी जाए। खालिद साहब, इस वक्त एक बड़ा मुजाहरा आप लोगों ने 13 जुलाई को जो यहाँ पर अरेंज किया, एक बड़ा मुजाहरा था, उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो लोग थे और पंजाब भर से आपके शादी हाल के कारकुन थे, उनमें बैंड बाजे वाले थे, उनमें वेटर्स थे, उनमें इवन धोबी थे, उनमें सफाई करने वाले थे, उनमें आपके अकाउंटेंट थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उसके बाद आपके मुज़ाकरात हो गए। ये कहा जाता है कि बस आपने वज़ीर साहब से मुलाकात के शौक़ में जो है सब कुछ, बल्कि अल्फाज जो आपके मुखालफिन इस्तेमाल करते हैं, बस एक हैंडशेक में, एक तस्वीर में, एक मुलाकात में आपने वो सारे का सारा मुजाहरा बेच दिया और अब बैठे हुए आप आराम से। नहीं सर, हमने बिल्कुल नहीं बेचा। मैंने आज भी दोस्तों को कहा कि हमें जितना थर्ड था, अगर हम डरने वाले होते तो हम उसमें पहले ही डर जाते। यानी कि हमें एक DIG की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मियाँ लियाज साहब ने और खालिद इदरीस साहब ने सिर्फ 100 बंदों की परमिशन ली है कि वहाँ पे प्रेस क्लब में एहतजाज करेंगे, जबकि हमने तो ऐसी कोई एप्लीकेशन दी नहीं थी। उसकी कापी हमें तक हमारे तक भेजी गई। अगर हम डरने वाले होते तो हम उस चीज़ से घबरा जाते। हमें मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन्स आए कि वहाँ पे अगर बम ब्लास्ट हो गया और प्रॉब्लम्स आ गई तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे और सारी लाशों के केस खुदा ना खास्ता हम पे होंगे। हम पे तो ये भी कहा गया कि इसमें आपके पीछे कोई सियासी मंजर है, तो आप ये देखें कि अगर कोई सियासी मंजर होता तो हमारा ये शो इस तरह करना होता है जिसमें पहली बार जिंदगी में ताजर निकले, उनके साथ उसके मजदूर निकले, जो लोग बेरोजगार थे, जो तंग थे, वो निकले। हमारा कोई सियासी इशू नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मियाँ साहब से उस दिन कोरोना की उस दिन जो पोजीशन थी, उस वक्त कोरोना का मोराल बहुत ऊंचा था, इसलिए हमने वो प्रोटेस्ट करके उनकी बात से एग्री किया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जो उस वक्त कोरोना की पोजीशन है, आप हमें पता है कि आपकी इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि अगर इसी मुल्क में अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है तो वो मैरिज हॉल इंडस्ट्री है। और हमने उस दिन ये कहा कि देखिए रेस्टोरेंट वाले भी टेक वे के जरिए कुछ ना कुछ अपना गुजारा चल रहा है, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि जिससे हमारा कोई 0% भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुलाजमों को, जैसे भी हमारे लोगों ने अपनी गाड़ियां बेची, मकान बेचे, हमने अपने मुलाजमिन को नहीं निकाला, हमने इस गवर्नमेंट को, अपने मुलाजमिन को, सबको सपोर्ट किया। तो अब मेरी उनसे आपकी साथ ये फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2-4 दिनों में SOPs बना के हमारे साथ वो मुज़ाकरात करके हमारे लोगों को इससे ईद के बाद का जो 15 दिन का सीजन है उसकी लगाने की इजाजत दी जाए। और इससे 12 दफा मैं कह रहा हूं, ये मुल्क की इकानमी ठीक होगी। जब तक मैरिज हॉल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुल्क नहीं चलेगा। और इससे रिलेटेड 70 इंडस्ट्रीज के साथ अटैच हैं। ओवरऑल देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, जो भी गारमेंट फैक्ट्री, सारा निजाम इसके साथ अटैच है। बंदा ईद पे, शादी पे, एक छोटी ईद पे कपड़े बनाता है, जब शादी पे जाता है तो सब बच्चों के 3-3, 4 सूट जितने दिन के लिए होता है, ये एक सिस्टम की बात
बता रहा हूँ। और बंदे ने ट्रैवलिंग भी, ट्रांसपोर्ट भी, बाई एयर्स भी, यानी कि सुई से लेकर जहाज तक जो भी छोटी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री है सारी इंडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके साथ रिलेटेड है। तो हाँ, अगर जहेज की हिमायत नहीं की जाती, लेकिन इसके बावजूद ये एक जमीनी हकीकत के तौर पे है कि खरीदारी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी भी होती है, कपड़ों की खरीदारी भी होती है, बर्तनों की खरीदारी भी होती है, और वो तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपसे ही जुड़ी हुई है। अगर ये तकरीबात नहीं होंगी, अगर शादी नहीं होगी, वैसे कमारे भी बद्दुआएं दे रहे होंगे बैठे। सर बिल्कुल, इस वक्त आप यकीन करें कि मेरे पास कुछ आर्डर ऐसे बुक हैं जो मैं तो कह रहा हूँ कि शायद लोग पढ़े लिखे नहीं है, लड़की भी डॉक्टर्स है और लड़का भी डॉक्टर्स है। अच्छा, उन्होंने 4 माह हो गए हैं, उन्होंने कहा शादी नहीं की, क्योंकि शादी कहते हैं एक बार होनी है, अगर कौन सा रोज होनी है, तो हमारी जो ख्वाहिश है वो हमने पूरी करनी है। मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब इंसान पैसे कमाना शुरू करता है, जवान होता है, उसकी 2 ख्वाहिशें होती हैं। एक वो कहता है कि मैं अपनी शादी ऐसे करूंगा, और एक मैं अपना, जब उसके पास वसाइल आएंगे, एक मैं अपना घर ऐसे बनाऊंगा। 2 चीजों के बाद उसका सारा फोकस उसके अपने बच्चों पे चला जाता है फ्यूचर्स में, कि मैं फिर अब बच्चों को पढ़ाऊंगा। जैसे हमारे वालिदैन ने हमारे साथ ये काम किया, मैं भी था, आप भी थे, जो भी था, वो ये होता है कि एक शादी होती है यार, एक जिंदगी में एक बार ही करनी है, एक माहौल ऐसा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत लग्जरी हो। हम जो आज का बंडी आ रही है इसमें कोई लग्जरी शादी नहीं है, कानून के मुताबिक सिस्टम में रह के, लेकिन इसमें ये होता है कि खानदान इकट्ठे होते हैं, लोग जुड़ते हैं। और जो मसाइल, अगर गवर्नमेंट ने, अगर नवाज शरीफ ने इसको 96 में शादी ब्याह पे पाबंदी लगाई थी, तो इसके साइड इफेक्ट इतने बुरे बने थे कि जो खानदान एक जगह पे इकट्ठे होते थे, अब वो भी इकट्ठे नहीं हुए, तो लोगों को बच्चे ब्याहने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जब शादी ब्याह पे लोग मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, 10-10 साल 15-15 साल बाद लोग मुलाकातें होते हैं, इसका ये बेटा जवान हो गया। 96 में पाबंदी लगी थी शादी पर? शादी ब्याह पे पाबंदी नहीं थी, खाने की पाबंदी लगी थी, जिसकी वजह से खाने की पाबंदी लगी, खाने की पाबंदी की वजह से जो सिस्टम फैमिली था वो क्रैश कर गया। वो कह रहे थे कि अब चाय सर्व कर सकते हैं, समोसे सर्व कर सकते हैं, अदब या 1 कोल्ड ड्रिंक्स, दोनों भी नहीं, एक, ठीक है। तो उस वक्त आपने किसी दोस्त को बुलाने से, मेहमान को बुलाने से, आप जितनी दूर से वो सर्वाइव करके आएगा, तो खानदान नहीं आते थे। उसके जो साइड इफेक्ट हुए वो बहुत ज्यादा आए कि लोग खानदान मिले नहीं एक दूसरे को। आज भी देखें कि रिश्ते करने में, दूसरे मसाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम बहुत सारे रिश्ते रिलेटिव ऐसे होते हैं जो हम अपनी शादी ब्याह के दिनों में 10-10 साल बाद मिलते हैं एक दूसरे को। आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो गए, कोई कराची चला गया, कोई कहाँ चला गया। यानी पट्टी साहब, तुसी एक शादी कर दी, अगली 10 शादियां जरा आप खोल देते हो। बिल्कुल, ये रियलिटी वाली बात है कि वो जो हमें मसाइल बच्चों के आप आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी कानून पास किया है कि हर बंदा 2 शादियां करे, तो वो इसकी ये कौन सा कानून है सर? भी सुना है मैंने भी ये चंद दिन पहले के कह रहे हैं कि शादी के लिए कोई 2 कानून का। खालिद अदरीस साहब, आप पंजाब में मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़ी अहम बात बता रहे हैं, कहां से क्या सुना कि आपने दोबारा ऐसा कानून बन रहा है कि हर बंदा 2 शादियां करे, कानून बन रहा है। खालिद साहब, ये कानून बन रहा है कि हर बंदा, हर मर्द जो है, ज्यादा होगी ना, बच्चियां ज्यादा है, बच्चे काम है, इस रीजन की वजह से। ये आपको किसने सुनाया है? मुझे किसी दोस्त ने बताया मुझे ऐसी कोई पेशरफ्त हो रही है, अल्लाह करे कि मैं तो इसके नहीं बात कर रहा, जो बात हो रही है ऐसी हो रही है कुछ नहीं। आप तक ये इतला पहुंच गई है? सही है, ऐसे ही है। अच्छा, और ये कानून बन रहा है, और इसके बाद आपकी तो मौजें हो जाएंगी। नहीं, मौजें नहीं होंगी। शादी हाल देखें, अब दूसरी शादी जब जो बंदा भी करेगा वो मैरिज हाल में आएगा, चाहे सादगी से ही करे, तो वो बंदा कहेगा 50 बंदों में खाना खिलाना है, तो उसकी तरफ चलें। लेकिन ये आपका कौन सा दोस्त है, जरा उसका तो बताएं मुझे, जिसने आपको ये खबर दी है। ये खबर बिल्कुल नई खबर है? बस सुना है जी मैंने भी। अच्छा, आपने सुना है? सुनी, या हकीकत है या नहीं मुझे नहीं पता, वैसे जो कह रहे हैं कि ये इसमें क्या रियलिटी है। आपका अपना क्या इरादा है? मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरी शादी का? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? नेवर नहीं। कानून बन रहा है, बट कानून हो भी तो नहीं, जब आप एक जगह में सैटिस्फाई हो। आप कानून बन गया ना, भाभी से डर रहे हैं आप? चले प्रोग्राम के बाद पूछ लूं आपसे। नहीं, कहीं वैसी बात नहीं है, जो सच है वो सच ही है। नहीं तो फिर आप कानून की खिलाफवर्जी करेंगे? तो 1-2 बार आप कानून की प्रॉब्लम्स बनी मेरे, तो यानी कि 1-2 बच्चे फोर्थ हुए, डेथ हुई, तो मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे प्रेशर किया आप शादी करें, मैंने उस वक्त नहीं की। अच्छा, ये रियलिटी में यानी कि कानून बन भी जाए तो आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? फिर तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये वैसे उस दोस्त से दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, आपने ऑन एयर ये बात की है, लाइव ये बात की है कि ये कानून बन रहा है कि दूसरी शादी लाजमी हो जाए, तो ये जरूर पूछ लीजिएगा उससे। सिर्फ 2 ही करनी है कि 4? क्योंकि इस्लाम में तो 4 की इजाजत है। इस्लाम में तो 4 की इजाजत है, कानून में 2 की हो जाए तो जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो जाएगी। अगर कोई लोग करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या खत्म हो जाएगी? बच्चियां ज्यादा जो है उस हवाले से। अच्छा, लड़के ज्यादा कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं।
ये कोई मर्दमशुमारी आपने की है, ये कहाँ से सर आपके ओवरऑल पास आप देख लीजिए, ये तो मर्दमशुमारी है, ये तो रिलेटिवली बात है। ये तो जो हर हमारी घर में आखिरी देखिए, मर्दमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक खवातीन की तादाद कुछ कम थी मर्दों से, नहीं, इस तरह तादाद ज्यादा है खवातीन की, खवातीन की तादाद ज्यादा ज्यादा है है। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? जी बिल्कुल ज्यादा है, खवातीन की तादाद ज्यादा है। ज्यादा है। चलें चलें, अच्छा मुझे एक और ऑन अ सीरियस नोट ये बताइएगा कि आपने ये भी डिमांड किया था कि हुकूमत आपको कुछ टैक्सों में, कुछ बिलों में रियायत दे, उस पर क्या रद्द अमल है? अभी तक कोई ना हमें यूटिलिटी बिल्स हमारे माफ़ हुए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई, ना हमारे मुलाजमीन को हम कह रहे हैं कि उनको कोई रिलीफ दे, उनको भी अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि उनसे हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि हम आपके लोगों को, हमने सबसे पहले डिमांड भी यही रखी थी कि हमारे जो मजदूर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनका जो 4 मेले में नुकसान हुआ है उनका अजाला किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम वज़ीर आज़म से बात करके कोशिश करेंगे कि आपको इसमें पेशरफ्त करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं उनको ये ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया खालिद अदरीस भट्टी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। और बात मजाक से हटकर ये है कि बहुत सारे हमारे मेहनत कश, जिनकी तादाद सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों में है, वो इन तकरीबात के ना होने की वजह से इस वक्त फाकों तक उनकी नौबत पहुँच चुकी है। जब कोरोना कम हो रहा है तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में असलम इकबाल साहब को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए, असद उमर साहब को भी देखना चाहिए और SOPs के मुताबिक शादी हाल्स खोलने चाहिए। शादी हाल्स के साथ साथ स्कूल्स का भी इशू है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे पास एक एलामिया मौजूद है जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जारी किया गया है। यहाँ पर यह चीज़ अहम है कि बताया जा रहा है कि इस वक्त मुल्क भर में जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने बाकी तमाम दीनी मदारस के साथ मिलकर, टेक्निकल एजुकेशन के इदारों के साथ मिलकर और एकेडमीज़ के साथ मिलकर एक अलाइंस कायम कर लिया, इकट्ठे हो गए हैं और हुकूमत की तरफ से ये इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया है कि तालीमी इदारे सितंबर के मिड में जाकर 14 या 15 सितंबर को खोले जाएंगे। मुतालबा ये किया जा रहा है और ऐलान ये किया जा रहा है कि स्कूलों को 15 अगस्त को खोल दिया जाए और ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ने 15 अगस्त को स्कूल खोलने का ऐलान न किया तो अज खुद तालीमी इदारे, तमाम के तमाम तालीमी इदारे, जिस तरह के दीनी मदारिस हैं, जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, इस तरह के तमाम इदारे जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। ये फ़ैसला क्या है, इस फैसले पर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस फैसले की वजूहात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए काशिफ मिर्ज़ा इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये फैसला, ये मुतालबा, ये कहना कि 15 अगस्त को स्कूल खोल दिए जाएं जबकि कोरोना अभी मौजूद हो, कोरोना अभी गया नहीं है, ये कितना जस्टिफाइड है? तो अब इनकी तो ये नाहियत है कि जो कि अब आगे नजर आ रही है कि खुदा ना करे अगर इन्होंने यही हरकत 12 तारीख के ऊपर की और फिर ये अभी तक की तारीख देने का जो सिलसिला देखा, अप्रैल 5 को इन्होंने कहा बोलेंगे, फिर मई किया, जून किया, जुलाई, अगस्त में इन्होंने 15 का ऐलान किया और साथ ही फिर इन्होंने कहा 1 सितंबर को खोलेंगे, उसके बाद इन्होंने 15 सितंबर की बात की और अपनी इफ एंड बट के साथ ये जो कह रहे हैं। इनको तो शायद इनकी औलादों को तो एजुकेशन फैसिलिटी घर के अंदर मिल रही है, ट्यूटर भी है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, हेल्थ फैसिलिटी भी इनके पास हर किस्म की है। जबकि मेरा जो 2.5 करोड़ बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल था, जो पढ़ रहे थे 5 करोड़ के लगभग प्राइवेट पब्लिक अदारों में, इन्होंने उसको भी जो है आउट ऑफ स्कूल कर दिया और फिर नतीजा ये निकला 7.5 करोड़ बच्चों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इनको खुदा का खौफ नहीं है। अफोर्डेबल क्लास, आम इंसान का बच्चा, मेरा आपका जो बच्चा है, उसके लिए तालीमी दरवाजे बंद हैं। इनके अफसरों की, नवाबों की, उमरा की, वज़रा की जो औलादें हैं वो तो पढ़ रही हैं। तो क्या ये 25 ये आर्टिकल जो है ये मेरे बच्चे का हक नहीं है? वो यकीनन है। अब हमने हर दरवाजा नॉक किया, हमने अरबाब इख्तियार का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। हमने उनसे दरखास्त की है कि SOPs हम आपको बना के देते हैं, अप्रैल के हमने उनको बना के दे दिए हैं।
और एसओबी के नाम पे ये ड्रामे करते रहे हैं। 207 ममालिक में से 105 ने तो सिरे से अदारे नहीं बंद किए, 102 ने बंद किए, जिन उनमें से भी 50 से ज्यादा कंट्रीज ने जो है अदारे खोले हैं और एसओपी के तहत खोले हैं। हम भी इन्हें ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप हमारे साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत हाल ये है कि आपकी जो पेंडेमिक की सिचुएशन है और जो डे बाई डे जो केसेस है वो बहुत जो है जबरदस्त हमें रिस्पांस मिल रहा है और ये केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है अगस्त में। कैश साहब, इस वक्त आप इसको अमीरों की तालीम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी कॉलेजेस में भी और मुख्तलिफ जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, तालीम घर टीवी भी उसका भी प्रोजेक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो किसी हद तक कमी को पूरा नहीं कर रही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस की तरफ से हैं, क्लासेस तो हो रही हैं। देखिए जी, ये मैं तो हम समझते हैं कि जो खासतौर पे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें तो बच्चों के पास आईटी लिटरेसी और एजुकेशन लेवल इतना होता है वो खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन इवन देन आपने देखा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे थे सड़कों पे आए, उन्होंने भी इसको एक फ्लॉप प्रोजेक्ट कहा गया और दर हकीकत ये फ्लॉप प्रोजेक्ट है। खासतौर पर स्कूल एजुकेशन की बात करें, जब आपके मुल्क में 70% से ज्यादा जो है अभी भी जो एक्सेस नहीं है नेट के ऊपर, और फिर आपके पास बिजली का इशू है। अगर आप पार्कलंग एरिया में जाते हैं जनूबी पंजाब में और आप सिंध अंदरून में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, तो वहां तो नेट क्या पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो और ये जो इन्होंने कहा ना तालीम घर, ये बिल्कुल ड्रामा है। ये जो ऑनलाइन इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ये बिल्कुल ड्रामा है। और ये अच्छा, ये जो आप फिगर्स दे रहे हैं, इसकी क्या बुनियाद है? आप कह रहे हैं कि अगर यही बंदिश जारी रही तो 50% स्कूल बंद हो जाएंगे, 10 लाख उस्ताद जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी फिगर्स है। ये फिगर्स जो जारी आप कर रहे हैं ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जी अगर आप फिगर देखते हैं अभी आज की तारीख में 5000 से ज्यादा तालीमी अदारे बंद हैं, क्योंकि जो 90% हमारी बिल्डिंग है वो रेंटेड है। अब रेंटेड बिल्डिंग के अंदर जो मालिक मकान है, अगर उसको आपने 2 माह किराया नहीं किया तो वो तो आपको पिकअप करेगा, और ऐसा हुआ है। और ना सिर्फ ये वाकया हुआ है बल्कि आपने शायद अभी बहुत सी पिक्स ऐसी आ चुकी हैं जिसमें आपने देखा होगा हमारे एमफिल टीचर, हमारे मास्टर डिग्री होल्डर टीचर जो हैं वो बेचारे रेडियो पे सब्जियां बेच रहे हैं, खाने पीने की अशिया बेच रही हैं, और उनके पास रोजगार खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे वज़रा तालीम जो है बिल्कुल जो वज़ीर तालीम पंजाब है, इसने तो मीडिया पे आके बार बार ये प्रोपोगेट किया कि अगर आप फीस 20% कम नहीं होती तो पेरेंट्स किसी सूरत में फीस जमा ना कराएं। फीस जमा जब स्कूल्स में नहीं हुई, कैश फ्लो बंद हो गया। कैश फ्लो बंद होने से टीचर्स की 15 लाख टीचर्स की जो तनख्वाहें थी वो रुक गई, और वो जो उनकी तनख्वाहें रुक गई। सिर्फ 20% फीस थी जो ना देने का हुक्म दिया गया, 80% फीस तो दी जा रही है और स्कूल ले रहे हैं जा रही ना जी। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो फीस सिलेक्शन हुई है वो एलीट क्लास स्कूल की 1-2% स्कूल हैं जिनके जो है डायरेक्ट चलान के थ्रू जो फीस सिलेक्शन होती है और बैंक के थ्रू जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका तो ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा है, फीस भी कलेक्ट हो रही है। लेकिन जो हमारा 98% मैनुअल सिस्टम था, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हमारे बंद रखे। अब जब से ये कुछ 6 माह से ज्यादा हो चुके हैं तो इसमें तो सिर्फ 7 दिन, और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने उसको खोला। नतीजा ये निकला कि अब जो है 15 लाख टीचर जो है वो इसको अमलन बेरोजगार है। हम ये कहते हैं अगर आपने तालीमी इदारे नहीं खोलने तो कोई बात नहीं, आप जो है इन 15 लाख टीचर्स को जो है वो आप उनका रोजगार के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत। अच्छा, मुझे आखिरी बात बताएं, आपने एहतजाज की बात भी की और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती तो इसके बावजूद हम 15 अगस्त से खोल लेंगे। इसके नतीजे में अगर बच्चों में कोरोना की वबा फैल गई तो जिम्मेदार कौन होगा? काशिम मिर्जा होंगे? हमने SOPs दे दिए हैं। काशिम मिर्जा के अलावा कम से कम 25 मुख्तलिफ अदारे हैं जो स्कूल एजुकेशन को मॉनिटर करते हैं। जो स्कूल इस मॉनिटरिंग के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे उसको बिल्कुल खुलना चाहिए। जो नहीं इससे ऊपर आएगा पूरा, तो ये इदारों के पास पूरा हक है, उसको आप बंद करें। हमने सिर्फ ये नहीं किया, हमने बल्कि डॉक्टर्स से को इंगेज किया है, उनसे रहनुमाई ली है कि हम वो बच्चों को आके एजुकेट करें। पहला हफ्ता जो है हमने पेरेंट्स को और टीचर्स के लिए रखा है कि हम उनको SOPs पे ट्रेन करें, और उसके बाद हमने बच्चों को वहां पे बुलाना है। जब बुलाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग की हमने बात की है, हमने बात की है टाइम टेबलिंग की, मॉर्निंग की, इवनिंग की, और 3 दिन जो है जूनियर सेक्शन, 3 दिन सीनियर सेक्शन। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पूरे पाकिस्तान में डाटा रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। गिलगित बल्तिस्तान, AJK और बलोचिस्तान का खासा बड़ा एरिया, यहाँ पे कोई ज्यादा सीवियर जो खतरनाक हालत भी नहीं है। आपको अगर एहतियात ही करनी है
और आप यकीनियत के साथ करना चाहते हैं तो आप पहले इन एरियाज को खोल दें, फिर आप अगर इससे ज्यादा बेहतर आपको सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया काशिम मिर्जा साहब टेलीफोन लाइन पर आने के लिए और इस चीज़ की तफसील बताने के लिए जो आपने ऐलानात किए। और प्रोग्राम के आखिर में यही कहना है कि हमारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की जब हम खासतौर पे बात करते हैं, एकेडमीज़ की बात करते हैं, अपने मदारिस की बात करते हैं, तो ये तमाम की तमाम एक इंडस्ट्री की हैसियत रखते हैं। यहाँ पर लाखों लोग रोज़गार है, वो रोज़गार ख़तरे में है, ये कारोबार ख़तरे में है। तो हुकूमत को अब देखना चाहिए कि अगर कोरोना का जोर टूट रहा है तो SOPs के साथ हम किस तरह अपने स्कूलों को खोल सकते हैं और किस वक्त खोल सकते हैं, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। इसी अपील के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।